अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग स्टार्ट कर लिया था और मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था। मैंने आपको इन्फेरेंस स्टार्ट करवाया था और कहा था कि इसके दो बेसिक रूल हैं। तो रीजनिंग का जो इंट्रोडक्शन था, उसकी जो टाइप्स थी वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी और आपको आइडिया है कि व्हाट इज़ रीजनिंग। बेसिकली रीजनिंग ये है कि आप लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स। अच्छा, इन्फेरेंस क्या है? बेसिकली इन्फेरेंस वो मेथड है। इन्फेरेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम नोन इंफॉर्मेशन। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है उसकी मदद से अगर आप नई इंफॉर्मेशन बनाना चाहें तो ये मेथड क्या कहलाता है? इन्फेरेंस कहलाता है। कि जो कंपोनेंट इन्फेरेंस को परफॉर्म करते हैं यही में उसको हम कहते हैं इन्फेरेंस इंजन। और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन पहले ये थोड़ा सा रूल याद कर लें। ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका पहला रूल है मॉडिस फोनन। मॉडिस फोनन का मतलब ये होता है कि अगर आपको अल्फा इम्प्लाइज बीटा गिवन है और आपको अल्फा गिवन है, देन यू कैन कंक्लूड कि बीटा भी ट्रू होगा। ये पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कशन हुई है कि अगर आपको अल्फा इम्प्लाइज बीटा गिवन है और अल्फा गिवन है तो डेफिनेटली बीटा भी ट्रू होगा, आप कंक्लूड कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेट्स से this is your information number 1 and this is your information number 2। अगर ये दोनों आपको गिवन है, इट्स अबाउट कि भाई ये बात भी पिछली क्लास में हो चुकी है कि आपकी स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू इस वक्त ट्रू होगी। अगर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ अल्फा तो वी बिलीव कि अल्फा ट्रू है। अगर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ अल्फा बार तो हम बोलेंगे अल्फा बार की वैल्यू ट्रू है। तो अगर आपको अल्फा इम्प्लाइज बीटा गिवन है एंड अल्फा गिवन है, देन यू कैन कंक्लूड दैट बीटा इज आल्सो ट्रू। अब ये कैसे निकाली बात, हमने आपको इम्प्लाइज दैट का टेबल बहुत दफा दिखाया है और आपसे ये कहा है कि आप इम्प्लाइज दैट के टेबल से अगर इसको निकाल लें तो ये एक इम्प्लाइज दैट का ट्रूथ टेबल जो है उसकी एक वैल्यू है ये जो कि वेरीफाई होती है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं कि भाई दिस इज ए अल्फा कह रहा हूँ और बी और ए इम्प्लाइज बी। तो देखिए ए ट्रू होता है, बी ट्रू होता है तो ए इम्प्लाइज बी ट्रू होता है। ए ट्रू होता है, बी फॉल्स होता है तो ये फॉल्स होता है। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये फॉल्स होता है, ये ट्रू होता है तो ये ट्रू हो सकता है, और ये फॉल्स होता है, ये फॉल्स होता है तो ये फॉल्स ट्रू होता है। सॉरी, ठीक है। तो इफ वी सी दिस वी कैन क्लियरली सी कि ये जो बात हो रही है किसकी हो रही है? अल्फा इम्प्लाइज बीटा ट्रू है। देखें अल्फा इम्प्लाइज बीटा ट्रू, अल्फा ट्रू है तो देखें ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ए ट्रू है और ए इम्प्लाइज बी ट्रू है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यूनिक है। देखें कहीं पर भी एक साथ नहीं आ रहे, ट्रू और ट्रू ये दोनों देखें एक साथ ट्रू कहीं भी नहीं है। तो ये अगर दोनों ट्रू होते हैं तो बी भी ट्रू होता है, हम कंक्लूड करें। इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी उसी वक्त ट्रू होता है। बी इस वक्त तो ट्रू होता ही होता है जब ये दोनों ट्रू होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ अल्फा इम्प्लाइज बीटा इज ट्रू एंड अल्फा इज ट्रू, देन वी कैन कंक्लूड दैट बीटा इज आल्सो ट्रू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद आ गया आप लोगों को ये? इसी तरीके से ये रूल कहलाता है मॉडस फेनन। क्या कहलाता है? मॉडस फेनन। इसका दूसरा रूल जो है वो कहलाता है मॉडस टॉलन। वो ये है, ये भी हम पढ़ चुके थे लेकिन दोबारा देख लेते हैं। अगेन if we draw a truth table of alpha implies beta like this, then ये क्या कह रहा है कि if alpha implies beta is true and not beta is true, if alpha implies beta is true and not beta is true, then we can conclude not alpha is also true। अब इसको भी ट्रूथ टेबल में अगर देखें तो देखें वही ट्रूथ टेबल दोबारा बना रहा हूँ।
उसमें से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे भाई ये कौन सी वाले की बात हो रही है। ये कौन से वाले की बात हो रही है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की? ये बात हो रही है कौन से वाले की? मैंने अभी थोड़ी देर पहले और पिछली क्लास में भी आपको ये कहा था कि आपकी स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ वो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। तो यहाँ लिखा हुआ अल्फा इम्प्लाइज बीटा इज ट्रू एंड नॉट बीटा इज ट्रू। लेकिन नॉट बीटा ट्रू होने का मतलब है बीटा क्या है, बीटा क्या है? नॉट बीटा ट्रू होने का मतलब है बीटा क्या है? नॉट बीटा ट्रू होने का मतलब है बीटा है फॉल्स। तो देखिए फॉल्स यहाँ पर है और यहाँ पर है। अच्छा मुझसे एक गलती हो गई है, ये जो है वो ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है भाई, तो देखें बीटा एक फॉल्स यहाँ पर, एक फॉल्स यहाँ पर है, बीटा फॉल्स है और अल्फा इम्प्लाइज बीटा क्या है, ट्रू है। तो ये वाले फॉर्मूले की बात, ये वाली लाइन की बात हो रही है कि अगर आपका अल्फा इम्प्लाइज बीटा ट्रू हो, अगर आपका अल्फा इम्प्लाइज बीटा ट्रू हो एंड नॉट बीटा ट्रू हो, देन वी कैन कंक्लूड नॉट अल्फा इज आल्सो ट्रू। तो ये इस तरीके से आप ये दो रूल यूज कर सकते हैं। एक रूल का नाम है मॉडरेट फर्नन जो कि फर्स्ट वाले की बात करता है, और दूसरे का नाम है मॉडरेट स्टॉलन। तो आई बिलीव कि ये दो रूल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा दो रूल और हैं जो सपोर्ट करते हैं आपको ना, वो सिंपल से रूल हैं, बड़े सिंपल से हैं, वो आपको पता भी है। ये देखें, वो एक रूल कहलाता है हमारे पास एंड इंट्रोडक्शन और दूसरा कहलाता है एंड एलिमिनेशन। व्हाट इज एंड इंट्रोडक्शन? ये कहते हैं कि अगर दो लोग ट्रू हैं तो उनका एंड भी ट्रू होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ए ट्रू है और बी ट्रू है तो आप कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा भी ट्रू होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखें ये अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज के अंदर ये मेंशन नहीं है, अगर आपकी नॉलेज के अंदर ये मेंशन नहीं है ये वाली चीज कि अल्फा एंड बीटा, तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात। अल्फा एंड बीटा, अगर आपको अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है तो आप कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा एंड बीटा। ये रूल कहलाता है एंड इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से अगर आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है तो आप अल्फा को भी अलग कर सकते हैं और बीटा को भी अलग कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अल्फा भी अलग हो जाएगा और बीटा भी अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप बोले सर ये तो कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं होता। जो नॉलेज एजेंट के पास लिखी हुई है वो सिर्फ उसे जानता है, उसके अलावा वो किसी नॉलेज को नहीं जानता। तो अगर आपको फर्ज करें आपको ये गिवन है और आपको ए यूज करना है तो आपने अलग से लिखना पड़ेगा। क्लियर? अगर आपको बी यूज करना है तो आपने अलग से लिखना पड़ेगा। एजेंट बाय डिफॉल्ट किसी चीज को नहीं जानता, जो आप उसको बताते हैं वो उससे जानता है। तो ये चार रूल हैं जो कि हमारे इनफेरेंस के अंदर यूज होते हैं। कौन कौन से हैं? मॉडरेट फर्नन, मॉडरेट स्टॉलन एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन। ये चारों आपको याद होंगे, ये चारों आपको पता होंगे, तो ही आप क्या कर सकते हैं, तो ही आप इनफेरेंस को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इनफेरेंस समझ में नहीं आएगा। तो ये चार रूल जो है इसको एक नज़र देख लें। मॉडरेट फर्नन क्या है, मॉडरेट स्टॉलन क्या है, एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन क्या है। अब एक एग्जाम्पल करेंगे हम। ठीक है, ये हमें ये तीन चीजें गिवन है जो कि हमारा नॉलेज बेस कहलाएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें गिवन है पी एंड क्यू। ठीक है, फिर हमें गिवन है पी इम्प्लाइज आर, और फिर हमें गिवन है क्यू एंड आर इम्प्लाइज एस। अब लोग बोलेंगे सर पी एंड क्यू का मतलब है कि पी भी ट्रू है, टी भी ट्रू है। अगर आपको जरूरत है तो आप अलग से खुद लिखेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपने बोला सर इससे मैं बाय डिफॉल्ट समझ गया हूँ। आपको सिर्फ ये तीन चीजें गिवन है और आपसे कहा जा रहा है बता एस ट्रू प्रूफ कर दो। सवाल समझ में आ गया? आपको ये तीन चीजें गिवन है और आपसे कहा जा रहा है एस को प्रूव करना है आपने ट्रू। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? सबकी समझ में आ गया ना?
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि आपने नंबरिंग कर दी। अब आप जिसकी भी हेल्प ले रहे हैं आप यहाँ लिखते हैं कि भाई मैंने इसकी हेल्प से ये काम किया। देखिए इसमें ना रिवर्स बैक ट्रैकिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है। आपको देखें ऐसा अलग करना है और आप क्या पढ़ रहे हैं, इन्फेरेंस। आप इन्फेरेंस पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा अलग करना है। तो आपने कहा भाई एस जो है वो थर्ड वाले, आवाज आ रही है जी? क्या हुआ मेरी आवाज को? अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब आपने कहा कि भाई मुझे एस को अलग करना है, ठीक है। तो आप देखें कि आपका जो एस है वो किस में मौजूद है। आपने देखा सर एस यहाँ मौजूद है और मैं इन्फेरेंस पढ़ रहा हूँ। इन्फेरेंस में 4 रूल्स हैं, 1 2 3 4। अब मैं एस वाले रूल के अंदर देख रहा हूँ कि यहाँ इम्प्लाइज डेट मौजूद है और मुझे एस अलग करना है। तो मुझे पता है कि मॉडिस्ट फर्नेंड और मॉडिस्ट टॉलन दो ऐसी चीजें हैं जो इम्प्लाइज डेट में से चीजों को अलग कर देते हैं। ऐसा है या नहीं है? ये देखें, इन चारों में से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर ये देखें इम्प्लाइज डेट इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो हो ना कहीं इम्प्लाइज डेट यूज होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब आपने क्या किया, आपने कहा सर देखें अगर सपोज कर लेंगे ये इम्प्लाइज डेट के बाद वाली चीज बी है, तो इम्प्लाइज डेट के पहले वाली चीज को ए बना लूं अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर ए इम्प्लाइज बी। अगर सर इम्प्लाइज डेट से पहले वाली चीज ए है ये बात, तो ये सर ए इम्प्लाइज बी हो गया। ए इम्प्लाइज बी दो रूल्स में आ रहा है, मॉडिस्ट फर्नेंड में भी आ रहा है, मॉडिस्ट टॉलन में भी आ रहा है। इसका मतलब है हो ना हो कोई एक ही यूज होगा इसमें से। अब अगर मैं ए जो मैंने बनाया है उसको मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैंने ये ए है मेरा, क्यू एंड आर, ठीक है, ये आपने अलग कर लिया। अब आपने कहा सर अगर ये क्यू एंड आर ट्रू हो, अगर क्यू एंड आर ट्रू हो और क्यू एंड आर इम्प्लाइज एस ट्रू हो तो ऐसा अलग हो सकता है। क्या ये बात मेरी समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्यू एंड आर को ट्रू करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्यू एंड आर को ट्रू करना है, ऐसा ही है। क्यू एंड आर अगर अलग अलग कहीं लिखे हुए हो तो मैं उनको एंड इंट्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा भाई ये फोर्थ रूल मैंने बना दिया, फोर्थ नॉलेज आ गई और मैं क्यू को अलग कर रहा हूँ रूल नंबर 1 में से और लिख रहा हूँ यहाँ पर कि भाई क्यू मैंने कहाँ से अलग किया है कि 1 पे मैंने अप्लाई किया है एंड एलिमिनेशन। मैंने क्या अप्लाई किया है? एंड एलिमिनेशन। क्या ये बात समझ में आई सबके? हम और काम भी कर सकते थे, देखिए जब आप कोई चीज प्रूव करते हैं तो अननेसेसरी स्टेप्स भी होते हैं और नेसेसरी भी होते हैं। तो हम वो काम करेंगे जिसकी हमें जरूरत होगी। हमने क्यू को अपनी नॉलेज के अंदर बना दिया, इधर से अलग कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई? बेटा देखें, आप जब कोई चीज प्रूव करते हैं तो प्रूव करते हुए आप उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जो आपकी जरूरत की होती है। आपको क्या चाहिए? एस। तो आपने एस यहाँ है, बेटा मैं रिपीट तो कर दूंगा लेकिन तवज्जो से सुनिए। एस यहाँ पर है, आपने कहा सर एस इस रूल में। अब अब अगर मैं मॉडस्ट फर्नेंड पढ़ के आया हूँ, मॉडस्ट टॉलन पढ़ के आया हूँ, तो इसको अगर मैं ए इम्प्लाइज बी बना दूं, इसको मैं ए सपोज कर लूं पूरे को ए, तो ये ए इम्प्लाइज बी हो गया। इसका मतलब है मुझे ए इम्प्लाइज बी गिवन है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? मुझे पता है कि मुझे ए इम्प्लाइज बी गिवन है। अगर मैं कहीं से ए को गिवन ट्रू कर लूं, कहीं से मैं ए को ट्रू कर लूं, तो मॉडस्ट फर्नेंड क्या कहता है? इफ ए इम्प्लाइज बी इज ट्रू एंड ए इज ट्रू देन वी कैन कंक्लूड बी इज आल्सो ट्रू, ऐसा ही है। तो अब मैं ए की तलाश में हूँ। ए क्या है मेरा? क्यू एंड आर। अब क्यू एंड आर अलग से कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्यू एंड आर को ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले क्यू या आर में से किसी एक चीज को ढूंढ लेते, तो मैं क्यू को डायरेक्ट मुझे दिखा
कि अगर मैं रूल नंबर 1 पे अप्लाई करूं एंड एलिमिनेशन तो क्यू अलग हो जाएगा, यस और नो? तो मैंने क्यू अलग कर दिया, अब क्यू मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे आर चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, आर। अब मैं आर को अगर सर्च करूं तो आर मुझे दिख रहा है सेकंड रूल के अंदर, लेकिन सेकंड रूल के अंदर भी क्या प्रॉब्लम है, सेकंड रूल के अंदर भी आर अलग नहीं लिखा हुआ, सिंगल नहीं लिखा हुआ, उसके साथ पी लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पी को सपोज करूं, अगर मैं पी को सपोज करूं ए और आर को सपोज करूं बी, तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है ए इम्प्लाइज बी। इसका मतलब है आर मुझे अगर चाहिए तो उसके लिए पी को क्या होना है, अगर मुझे आर चाहिए तो उसके लिए पी को क्या होना है, अगर मुझे आर चाहिए तो उसके लिए पी को क्या होना है, ट्रू होना है। तो अब मैं पी को ढूंढता हूँ। तो देखें ये ना प्रॉब्लम जो इस तरह की होती है ये रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है। आप पीछे की तरफ जाते हैं, आप डायरेक्ट उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके काम की होती है। तो अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर मैं अगेन फर्स्ट वाले में से पी अलग कर रहा हूँ और फर्स्ट वाले पे लिख देता हूँ वन एलिमिनेशन, ठीक है, एंड एलिमिनेशन। इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, इसका ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पी आपने लिखा है तो जरूरी नहीं है, आप चाहें तो ए को क्यू को अलग कर ले पहले, चाहे तो पी को कर लें। इसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस अननेसेसरी काम नहीं करना आपने कि जिसकी जरूरत नहीं है आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है सर। ये देखें ये आपका हो गया। अब मुझे बताएं क्या 4 और 5 पे मैं एंड इंट्रोडक्शन अप्लाई कर सकता हूँ? क्या 4 और 5 पे एंड इंट्रोडक्शन अप्लाई हो सकता है? मैंने लिखा, मैं लिख रहा हूँ भाई रूल मैं नॉलेज नंबर 6 मैंने लिख दिया, मैंने लिखा क्यू या पी एंड क्यू या पी क्यू एंड पी, ठीक है, पी एंड क्यू। और मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई ये मैंने क्या किया है, ये मैंने 4 और 5 पे क्या अप्लाई किया, एंड इंट्रोडक्शन। ये लिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है, ये लिखना बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा आप काम क्या कर रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? अब मुझे बताएं क्या करना चाहिए मुझे आखिरी में। मैं एस को ढूंढ रहा हूँ, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी। अच्छा पी और क्यू अलग हो गए। अब मुझे बताएं पी क्यों अलग किया था हमने, हमने पी क्यों अलग किया था, पी किस लिए अलग किया था? आर को अलग करने के लिए, मैं मिस कर गया था, ठीक है। तो 2 और 5, मैं 2 और 5 पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, 2 और 5 पे कोई रूल लग रहा है क्या, इन दोनों पे कोई रूल लग रहा है एक साथ? क्या 2 और 5 पे कोई रूल लग रहा है? नहीं बेटा, 2 और 5 गौर से देखिए, 2 और 5 पी इंप्लाइज आर गिवन है, पी इंप्लाइज आर गिवन है और पी गिवन है। अगर अल्फा इंप्लाइज बीटा गिवन हो और अल्फा गिवन हो तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, अगर अल्फा इंप्लाइज बीटा गिवन हो और अल्फा गिवन हो तो हम क्या बोलते हैं कि बीटा भी ट्रू होगा। तो मैं ये क्लियरली लिख सकता हूँ कि यहाँ से आर अलग हो रहा है। अब जो लोग मंडे को नहीं आए थे उनको प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, उन्होंने पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो 2 और 5 पे मैंने मॉडस फर्नन लगा दिया। देखें, if alpha implies beta is true and alpha is true then we can conclude beta is also true. I believe कि समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताएं हमें क्या चाहिए था, एस। तो मैं एस के लिए मुझे क्या चाहिए था, क्यू एंड आर। तो बताएं 4 और 6 पे क्या लगा सकता हूँ, मैं 4 और 6 पे लगा रहा हूँ एंड इंट्रोडक्शन। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्यू एंड आर, और ये मैंने लगाया किस पे, 4 और 6 पे।
ठीक है। और अब जब ये क्यू एंड आर आ गया तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है कि क्यू एंड आर 3 और 7 पे अगर मैं मॉडल फनल लगा दूँ, 3 और 7 पे, ये देखें, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। 3 और 7 पे मैंने मॉडल फनल लगा दिया। अब इसमें सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है पहले आप आर को ट्रू कर लेते, बाद में क्यू को करते, लेकिन आपका स्टेप्स यही बनेंगे और आप एस को ट्रू कर लेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो। अगर ये आपकी फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे तो आप सोचते रहेंगे ये हुआ क्या। ये स्लाइड में मौजूद है, देखें, इन्होंने पहले पी अलग किया, फिर आर अलग किया, फिर क्यू अलग किया, फिर क्यू एंड आर बनाया और ऐसे। तो ये आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए ये 4 रूल्स। कौन से? मॉडिस फिनेंट, मॉडिस टॉलेंट एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन। अगर ये आपकी फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये एक एग्जाम्पल है, इसको देख लें। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए इंप्लाइज बी, हमें गिवन है बी इंप्लाइज सी, हमें गिवन है ए, और हमसे क्या कह रहे हैं कि आप सी को ट्रू कर दें। तो क्या कह रहे हैं कि आप सी को ट्रू कर दें। तो देखिए सी चाहिए हमें, सी के लिए हमें क्या चाहिए? क्या करूं यार मैं, सही है आवाज? मुझे बताइए कि सी के लिए हमें क्या चाहिए? सी के लिए क्या चाहिए? देखिए हमें कह रहे हैं कि सी प्रूफ करना है। मुझे बताइए हमें सी के लिए क्या चाहिए? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हमें सी के लिए चाहिए बी, और बी मौजूद नहीं है, तो बी यहां पर मौजूद है। देखें, अब सुकून से देखिएगा, सुकून से ये देखें, हमें सी चाहिए, हमें सी नहीं मिल रहा, सी के लिए हमें बी चाहिए, बी के लिए हमें ए चाहिए, क्योंकि हम पता है मॉडल स्टूडेंट हमें याद हो गया। तो मुझे पता है 1 और 3 पे कौन सा रूल लग सकता है? 1 और 3 पे कौन सा रूल लग सकता है? मॉडल स्टूडेंट और बी अलग हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना बेटा? समझ में आया? 1 3 पे हमने मॉडल स्टूडेंट लगाया और बी अलग हो गया, ऐसा ही है। और हम 2 और 4 पे क्या लगा देंगे? 2 और 4, 2 एंड 4, इस पे भी मॉडल स्टूडेंट लगा देंगे, तो क्या अलग हो जाएगा? सी। ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन मौजूद है। बस आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि सर मॉडल फन एंड मॉडल टॉलेंट मुझे आता है, एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन मुझे आता है, तो ये फोकस होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। एक और सवाल है, देखें इसको, देखें ये वाला सवाल में आपको सी चाहिए था, सी, तो आपने सी के लिए बी चाहिए, बी के लिए ए चाहिए, ए गिवन है। अगर गिवन नहीं होता फिर हम ढूंढते उसे, ए और ए इम्प्लाइज बी, तो आपने बी अलग कर लिया, ये देखें बी अलग कर लिया, और फिर आपने 2 और 4 पे लगा दिया तो सी अलग हो गया। कोई सवाल है इसके अंदर? इस क्वेश्चन को देखें, हमें चाहिए सी। अब सी के लिए क्या चाहिए? सी के लिए चाहिए बी, सी के लिए क्या चाहिए? बी।
और बी के लिए क्या चाहिए, ए एंड डी। ए भी अलग गिवन है, डी भी अलग गिवन है, तो 2 और 3 पे एंड इंट्रोडक्शन लगा देते हैं। 2 और 3 पे एंड इंट्रोडक्शन लगा देते हैं, ठीक है। 2 और 3 पे एंड इंट्रोडक्शन लगा देते हैं, और फिर जब एंड इंट्रोडक्शन लगेगा तो फर्दर आगे सॉल्व हो जाएगा। ये देखें 2 और 3 पे मैंने एंड इंट्रोडक्शन लगा दिया, एंड इंट्रोडक्शन ऑन 2 एंड 3, एंड जब 2 और 3 पे एंड इंट्रोडक्शन हो गया तो 1 और 5 पे आपने क्या लगा दिया, मॉडस फंक्शन। तो ए एम्प्लाइज बी एंड ए गिवन है, तो हमने बी को ट्रू कर दिया, और फिर जब बी हो गया तो 4 और 6 पे क्या लगा दिया। इस सवाल को भी देख लें, कोई भी क्यूरी हो तो पूछ ले। ये देखें अच्छा, ये एक और सवाल देख लें, फिर ये जो है ये खत्म हो जाएगा इन्फेरेंस, फिर रेजोल्यूशन की तरफ चलेंगे। ये देखें आपको एक हाइपोथेसिस गिवन है, मतलब एक स्टोरी गिवन है कि इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। आपको प्रोपोजिशंस गिवन है, इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी, if we do not go swimming then we will take a canoe trip, if we take a canoe trip we will be home by sunset। भाई ये आपको 4 सेंटेंस गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं बताएं वी विल बी होम बाय सनसेट ट्रू है या नहीं है, क्या ये कंक्लूजन है या नहीं है, ठीक है। वी विल बी होम बाय सनसेट ये ट्रू है या नहीं है, इज इट क्लियर? सवाल समझ में आ गया? सबसे पहले आप क्या करें, हर सेंटेंस के अंदर प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन कर दें। तो इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून या इट इज सनी आफ्टरनून, आपने इसको पी असाइन कर दिया। अब अगर नॉट होगा तो पी बाहर हो जाएगा, नॉट नहीं होगा तो पी हो जाएगा, ठीक है। कोल्डर देन यस्टरडे इसको क्यू असाइन कर दिया। अब वी विल गो स्विमिंग हमने इसको आर असाइन कर दिया। इट इज सनी, सनी ऑलरेडी था तो उसको कुछ और असाइन नहीं किया। इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग, स्विमिंग ऑलरेडी था तो कुछ असाइन नहीं किया। देन वी विल टेक अ कैन्यू ट्रिप, वी विल टेक अ कैन्यू ट्रिप को इन्होंने असाइन कर दिया एस, और वी विल बी होम बाय सनसेट। ये 5 वेरिएबल इन्होंने असाइन कर दिए, और इन 5 वेरिएबल को यूज करते हुए ये तमाम प्रोपोजिशंस को इस फॉर्म में लिख दिया। एक दफा देख लेते हैं क्या ये फॉर्म हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून, इसका मतलब है सनी नहीं है, तो पी की वैल्यू क्या है, सनी नहीं है तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या है, नॉट। तो देखिए नॉट पी लिखा हुआ है और बीच में क्या लगा हुआ है एंड, तो एंड आ गया, और इट इज कोल्डर देन यस्टरडे क्यू, तो नॉट पी एंड क्यू पहले वाली प्रोपोजिशन स्टेटमेंट हो गई, नॉट पी एंड क्यू। क्या ये सबकी समझ में आ गया? इसी तरीके से ये देखें, वी विल गो स्विमिंग ओनली इट इज सनी, तो ये सारे इन्होंने लिख दिए हैं, इनको इस फॉर्मेट में लिख दिया है, और आखिर में टी हमने प्रूव करना है। तो आई बिलीव कि समझ में आ गया होगा सबके। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है सारे 1 2 3 4 गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है टी को प्रूव करें। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? सबकी समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखिए मुझे बताएं टी किसके अंदर मौजूद है, लास्ट वाले में। इसका मतलब है टी के लिए एस चाहिए, ऐसा ही है। टी के लिए हमें एस की जरूरत है। अब एस देखें तो एस नहीं है, एस के लिए हमें किसकी जरूरत है, आर की। आर के लिए हमें किसकी जरूरत है, पी की। और पी के लिए हमें किसकी जरूरत है, पी के लिए हमें जरूरत तो नहीं है। पी किस में मौजूद है, पहले वाले में,
तो सबसे पहले वाले में से हम लोग एंड एलिमिनेशन करके किसको अलग कर सकते हैं? नॉट पी को। पहले वाले में से एंड एलिमिनेशन लगा के हम नॉट पी को अलग कर सकते हैं। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? देखें, आर मौजूद तो है, अलग मौजूद नहीं है। बेटा आप समझे नहीं मेरी बात। देखें, टी के लिए एस की जरूरत है, एस के लिए आर की जरूरत है, आर के लिए किसकी जरूरत है? पी की जरूरत है। तो पी यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो नॉट के साथ हो या विदाउट नॉट हो, हम अलग कर सकते हैं उसे। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब सबसे पहले पी अलग हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्यू की कोई जरूरत नहीं नजर आ रही, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है क्यू हमें ऐसे ही दिया हुआ था, तो हम पहले नॉट पी को अलग कर देते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें, हमने ये प्रीमिसेस का मतलब होता है जो गिवन है ना यहाँ पर। तो नॉट पी एंड क्यू को यहाँ लिखा जो, अच्छा ये मैंने कहीं से उठाई है। पी कहाँ से आया बेटा? पी नहीं आया, नॉट पी, नॉट पी। पी आएगा, आ जाएगा, नहीं आना हुआ नहीं आएगा। जो मिल रहा है उसे तो मिला, पिक कर लो। जब पी बन जाएगा खुद ब खुद देखना कैसे बनेगा। ये चार चीजें हमें गिवन है, 1 2 3 4। हमें चाहिए टी। टी किसके साथ कनेक्ट है? एस के साथ। एस किसके साथ कनेक्ट है? आर के साथ। आर किसके साथ कनेक्ट है? पी के साथ। और पी अलग से मौजूद है क्योंकि वो एंड एलिमिनेशन से अलग हो सकता है, नॉट पी। तो हम नॉट पी को अलग कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ सेकंड पॉइंट तक देखें बस, और बाकी सब इग्नोर कर दें। तो फर्स्ट वाले रूल में से हम नॉट पी को अलग कर सकते हैं क्या? फर्स्ट वाले रूल में से हम नॉट पी को अलग कर सकते हैं? बाकी सबसे पूछ रहा हूं, क्या फर्स्ट वाले रूल में से नॉट पी अलग हो सकता है? तो हमने एंड एलिमिनेशन लगा के नॉट पी को अलग कर दिया। देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना शाहिद साहब, तो एक स्टेप में खत्म नहीं होता क्वेश्चन। आप एक एक स्टेप कर रहे होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें नॉट पी दिख रहा है, हम नॉट पी को अलग कर लेते हैं, हो सकता है उससे फायदा हो जाए। तो हमने नॉट पी को अलग कर लिया। अब हम नॉट पी को अलग करने के बाद डेफिनेटली पी किसके बाद कनेक्ट है? आर के बाद। तो ये दो रूल लिख लेते हैं अपने पास, हमने लिख लिए। ये देखें, ये दोनों नॉट पी हमने निकाला, और ये आर इम्प्लाइज भी ये रहा। तो इन दोनों को अलग कर लिया। अब गौर से देखें, इन दोनों पे कोई रूल लग सकता है? बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 4 रूल बताए थे, तो उसका ये एंड एलिमिनेशन रूल है। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एंड एलिमिनेशन। क्या इन दोनों पे कोई रूल लग रहा है? अगर आपने मॉडल्स टॉलन पढ़ा हो, याद होना चाहिए आपको। तो मॉडल्स टॉलन ये कहता है कि अल्फा इंप्लाइज बीटा गिवन हो और नॉट बीटा गिवन हो। अगर अल्फा इंप्लाइज बीटा गिवन हो और नॉट बीटा गिवन हो, तो हम नॉट अल्फा को ट्रू कर सकते हैं। ऐसा ही ना? अगर अल्फा इंप्लाइज बीटा गिवन हो और नॉट बीटा गिवन हो, तो हम नॉट अल्फा को ट्रू कर सकते हैं। तो यहां से नॉट आर आ जाएगा, यस और नो? नॉट आर आ जाएगा? तो हमने नॉट आर को अलग कर दिया। क्या ये बाकी लोग जो क्लास में मौजूद हैं उनकी समझ में आ रही है बात? सही है। अब ये देखें, नॉट आर अलग हो गया, ये नॉट आर हमारा ये रहा, और ये वाला रूल ये लिखा हुआ, तो इन दोनों को हमने लिख लिया। अब देखें, मॉडल्स फिनन ना ये है, ए implies b and a, then we can conclude b is also true। ऐसे ही ना मॉडल्स फिनन? ये मॉडल्स फिनन है। लेकिन मॉडल्स फिनन ये कहता है कि बेसिकली मॉडल्स फिनन ये है कि जो चीज यहां होगी वही चीज यहां होनी चाहिए, तो बी ट्रू हो जाएगा। जो चीज यहां लिखी हुई है वही चीज यहां होनी चाहिए, तो बी ट्रू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर नॉट ए लिखा हुआ है, यहां पर भी नॉट ए होना चाहिए, तो भी बी ट्रू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा ए पॉजिटिव में लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पर एज इट इज वो यहाँ होना चाहिए, तो बी ट्रू हो जाएगा। मतलब है ये अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया। तो अल्फा गिवन है, अल्फा इंप्लाइज बीटा गिवन है, यहाँ से एस आ गया, एस आ गया। जब एस आ गया तो हमने क्या किया, इन दोनों पे क्या दोबारा लगा दिया, मॉडल्स फिनन। तो यहाँ से क्या ट्रू हो गया? टी ट्रू हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो आपको पेपर में सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि भाई आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए और आपने प्रोपोजिशनल वेरिएबल खुद असाइन करने हो, जैसे ये आपको दे दिया जाए, सिर्फ आपको ये दे दिया जाए और आपसे कहा जाए ये खुद असाइन करके ये खुद बना के ये प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो, तो इस तरह का भी हो सकता है। अच्छा, ये इन्फेरेंस खत्म हो गया। अब इन्हीं चीजों को प्रूव करने का एक मेथड और है जिसका नाम है रेजोल्यूशन। इन्हीं चीजों को प्रूव करने का एक मेथड और है जिसका नाम है रेजोल्यूशन। इन्फेरेंस में ना ज्यादा रूल यूज हो रहे हैं, रेजोल्यूशन में सिर्फ एक रूल यूज होता है और एक ट्रिक यूज होती है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रेजोल्यूशन के अंदर सिर्फ एक रूल यूज होता है। वो रूल क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी ये मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है, तो हम अभी करते हैं काम। इन्फेरेंस में 4 रूल यूज होते हैं। अगर आपसे कहा जाए इन्फेरेंस के जरिए प्रूफ करना है तो आप वैसे करेंगे जो आपके पास है, लेकिन अगर आपको कहा जाए रेजोल्यूशन के जरिए करना है तो अब रेजोल्यूशन ये है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई बिलीव आपको इन्फेरेंस क्लियर हो गया होगा। और 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, दोबारा से मीटिंग एंड होगी।